इंजीनियर थे, हैदराबाद में पले बड़े, इंजीनियरिंग छोड़ दी। उन्होंने कहा कि साहब फिल्म बनाई। बनारस अपने आप में एक किरदार है और शायद उस कैरेक्टर को जीना ये बोलती भी आंखों से है। नीरज गेवान ने वो देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे यही है मेरा दीपा। इसका ये भी किस्सा है कि भाई बजट नहीं थे, लोग अपने अपने सूट खुद सिलवा लो, कहां जाना है। ये दुख का है, खत्म नहीं होता में। हेलो एंड वेलकम टू पिक्चर वाला। मसान फिल्म को 10 साल हो गए हैं। तो हमको लगा कि हमको सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो 10 साल बाद भी मसान हमारे अंदर छोड़ गई है, जो हमें याद रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रिप्ट की, कहानी की। नीरज गेवान ने वरुण ग्रोवर के साथ मिलकर ये फिल्म लिखी। एक अंग्रेजी में उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था फ्लाई अवे सोलो नाम से, उसी पर बेस्ड मसान बाद में बनाई गई। बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है साहब। 2 लेयर्स में कहानी चलती है, 2 पैरेलल कहानियां चल रही हैं, दोनों अलग अलग चल रही हैं, दोनों के अंदर अलग अलग सवाल हैं। दोनों में ही जो नायक या नायिका है वो अपने बंधनों को तोड़कर उड़ना चाहता है, निकलना चाहता है, या बंधा बंधा महसूस करता है। देवी की कहानी एक तरफ है, दीपक की कहानी एक तरफ है। कास्ट सिस्टम है, पेट्रियार्की है, सामाजिक दबाव जो होता है, एक तरह का जैसे आपको होना चाहिए, जैसे बिहेव करना चाहिए, उन चरित्रों से टूट कर ये चरित्र बाहर निकलना चाहते हैं। दो किरदार जो हैं, बहुत शानदार 2 ट्रैक चलते हैं और आखिर में आकर के ये मिलते हैं। वरुण ग्रोवर ने जो डायलॉग लिखे हैं, जो जिस तरह से इस कहानी को पिरोया है, वो बहुत ही शानदार है। दूसरी बात जो हमारे साथ रह जाती है वो है डायरेक्शन। तो नीरज गेवान अगेन इंजीनियर थे, हैदराबाद में पले बड़े, इंजीनियरिंग छोड़ दी। उन्होंने कहा कि साहब फिल्म बनाएंगे। आए अनुराग कश्यप को उन्होंने असिस्ट किया, 2 फिल्मों में, गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि अपनी फिल्म बनाएंगे मसान। अनुराग वाज ऑफ कोर्स वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। जिस तरह की ये कहानी कही गई है, जिस तरह से इसमें किरदारों को जगह दी गई है, जिस तरह से इस फिल्म का गठन हुआ है, निर्माण हुआ है, बहुत ही अद्भुत है। जब वक्त बदल रहा था 10 साल पहले, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी और फिल्मों में भी, एक तरह का काम चलाऊ या बहुत ही कमर्शियल, दिमाग ना लगाने वाला सिनेमा जब वापस आ रहा था 90s के बाद फिर से, उस वक्त मसान का आना एक बहुत ही सुखद अनुभव था। तो नीरज गेवान ने फिल्म बनाई, बहुत ही शानदार फिल्म है। अभी उन्होंने उसके बाद उन्होंने गिलीपुच्ची नाम से एक OTT के लिए एक फिल्म बनाई। फिर अभी होम बाउंड उनकी आने वाली है, बहुत शानदार फिल्म अभी कान फेस्टिवल में गई थी। तीसरी बात जो हमें याद रह जाती है वो है इसके किरदार, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम बनारस शहर की। बनारस अपने आप में एक किरदार है। बनारस शहर को बहुत सी फिल्मों में बहुत तरीके से दिखाया गया, लेकिन जितना रियल, जितना असली बनारस इस फिल्म में देखने को मिला, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी लीपापोती के, कि जो घाट हैं, जो गलियां हैं, वो बहुत सी फिल्मों में हमने देखी है, बहुत जगह दिखाया गया, लेकिन जितना रियल इसमें दिखाया गया है उतना शायद बहुत कम फिल्मों में बनारस दिखाया गया है, क्योंकि शायद किरदार भी रियल थे। तो बनारस अपने आप में एक कैरेक्टर बन के निकल के आता है इस फिल्म में। चौथी बात, ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा का कैरेक्टर है देवी का, जो कि छोटे शहर की मध्यवर्गीय परिवार की लड़की है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं और वो अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहती है। और किस तरह समाज, हमारी मोरालिटीज, लोग उस कैरेक्टर को घेर लेते हैं, बट शी स्टैंड्स टॉल। वो आई थिंक ऋचा चड्ढा का एक अनोखा रोल है जिसमें इनके पास बोलने को लाइनें कम है,
लेकिन करने को बहुत कुछ है। कमाल का अभिनय, कमाल के एक्सप्रेशंस, और शायद उस कैरेक्टर को जीना कि ये बोलती भी आंखों से है। बहुत ही बढ़िया अभिनय था ऋचा चड्ढा। वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लिखा गया था और बहुत शानदार काम ऋचा चड्ढा ने किया। वेरी वेरी नोटिसेबल परफॉर्मेंस। पांचवा, विकी कौशल। विकी कौशल की पहली फिल्म थी, वो भी असिस्ट कर रहे थे। एक्टिंग अभी कहीं उसमें थी नहीं उनके होराइजन पे। उन्होंने ऑडिशन दिया और एक रोने का सीन था जो उन्होंने किया, और ऐसा कहा जाता है कि जब नीरज गेवान ने वो देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे यही है मेरा दीपक। वो सीन बार बार बहुत यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर हुआ, बाद में लोगों ने बहुत क्लिप्स को देखी, लेकिन जो रियलिटी थी कि शायद विकी उसको करते हुए रो पड़े थे, और वो उन्होंने भी बहुत जीवंत तरीके से डोम राजा के बेटे का किरदार निभाया। एंड उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। विकी कौशल ने कितनी शानदार फिल्में की उसके बाद, और बहुत बढ़िया एक्टर एक इंडस्ट्री को मिला। अगली बात, श्वेता त्रिपाठी। श्वेता त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है शालू गुप्ता, वो विकी कौशल का लव इंटरेस्ट है, लेकिन अपने आप में वो जो एक बहुत ही स्वीट, मासूम, मध्य वर्ग की, छोटे शहर की लड़की जो किताबें पढ़ती है, एक शॉट है उसमें वो राग दरबारी उठा रही हैं, साहित्य पढ़ती हैं, कविता करती हैं, जो कि हमारी फिल्मों से ये किरदार गायब हो रहे थे। जो पढ़ते लिखते हैं वो किरदार गायब हो रहे थे। बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था, श्वेता ने बहुत अच्छे से निभाया है। एंड देन श्वेता ऑल्सो आफ्टर दैट उन्होंने बहुत शानदार बहुत काम किए। उनको पॉपुलैरिटी वो गोलू के किरदार से मिल गई मिर्जापुर से, लेकिन एस्केप नाम की एक सीरीज थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक नवाज के साथ एक फिल्म की थी, बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम श्वेता ने उसके बाद किया है। लेकिन जब भी आप सोचते हैं तो वो शालू गुप्ता की मुस्कुराहट, बिंदी लगाए हुए, चूड़ी पहने हुए एक मासूम सी लड़की वो याद रह जाती है। जो अगली चीज मसान की याद रह जाती है वो है इसके डायलॉग्स और इसके लिरिक्स, गीत। ये दुख का है खत्म नहीं होता बे, आज तक इसके मीम्स बनते थे। इतना नेचुरली ये डायलॉग लिखा गया वरुण ग्रोवर का, और बहुत शानदार डायलॉग, बहुत रियल डायलॉग्स थे, बहुत नेचुरल बातें, तरीके से बातें थी इस फिल्म में। दुष्यंत कुमार की कविता है तो किसी रेल से गुजरती है, उनकी एक गजल का एक शेर है, तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, उसको मुखड़ा बना करके वरुण ग्रोवर ने गाना लिखा। इंडियन ओशन का म्यूजिक था। सुमन कस्तूरी और तो किसी रेल से गुजरती है आज भी हम लोग गाते हैं, लोगों के मन में है, और वो छू जाते हैं गाने आपको, क्योंकि जो एक्सप्रेशन प्यार का इन गानों में है वो एक दिल, जिगर, गुर्दा उस टाइप के गानों से अलग है। अगली चीज जो आपके साथ रह जाती है, जो बहुत जरूरी है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, वो है इस फिल्म का छायांकन और इसकी एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग। अविनाश अरुण ने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है, नितिन वैद ने इसका एडिटिंग की है। दोनों ही चीजों में जो ठहराव देखने को मिलता है, कई बार जो आउटडोर लोकेशन शूट है उसमें ना लाइटिंग है, ना कोई तामझाम है, हैंड हेल्ड कैमरा है, सूरज की रोशनी है, और ना मेकअप है, ना कुछ इधर से कोई रिफ्लेक्टर डाल रहा है। बहुत ही रियल, मोर लाइक अ डॉक्यू ड्रामा, मोर रियल शूट। जिस तरह बनारस, जिस तरह के कैरेक्टर्स, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, और बहुत ठहराव वाले शॉट्स, बहुत ठहराव वाली एडिटिंग कि आप उसको ग्रास्प कर सकें। आज के टाइम में कहना और जरूरी होता है, क्योंकि लोगों के पास वो अटेंशन स्पैन नहीं है। लोग 30 सेकंड 60 सेकंड में स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उनके पास बैठ करके किसी चीज को देखने का वक्त नहीं है, उनके पास बैठ करके किसी किताब को पढ़ने का वक्त नहीं है, लॉन्ग फॉर्मेट रिपोर्ट्स देखने का वक्त नहीं है, लॉन्ग फॉर्मेट फिल्म देखने का वक्त नहीं है। फिल्म देखते हुए भी मैसेज कर रहे होते हैं, कुछ इधर उधर डाइवर्ट हो रहे होते हैं। उस दौर में कहना बहुत जरूरी होता है कि ये फिल्म
बहुत ही ठहराव वाली फिल्म है। इट ग्रेजुअली, बहुत स्लोली इट सीप्स इनटू यू, आपको धीरे धीरे आपके अंदर ये जाती है कहानी। इसके बाद जो एक और चीज जो फिल्म छोड़ जाती है वो है उम्मीद। उम्मीद इसलिए कि इसकी कहानी में भी आखिर में कुछ बेहतर होने की उम्मीद रह जाती है। दोनों ही मुख्य किरदारों के जिंदगी में जो उठापटक होती है, जो उथल पुथल होती है, उसके बाद अंततः ये फिर भी कहती है कि इस जातिवाद में, इस समाज में, इस पेट्रियार्की में, इस तरह के बंधनों में देयर इज होप, वो कहलाती है। और उसको जगत ने समझा, इसलिए कहना जरूरी है कि ये फिल्म कान में गई, और कांस फेस्टिवल में जब ये फिल्म स्क्रीन हुई, जिसका ये भी किस्सा है कि भाई बजट नहीं थे, लोग अपने अपने सूट खुद सिलवा लो, कांस जाना है, पर वहां पर जब ये स्क्रीन हुई तो 5 मिनट का इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। 5 मिनट तक लोग खड़े होकर ताली बजाते रहे, जो बहुत बड़ी बात है। उस फिल्म को, जिसको उस वक्त हिंदुस्तान में उतना सराहा नहीं गया था, चली नहीं थी, कमर्शियली बहुत वायबल नहीं थी, धीरे धीरे ये फिल्म ग्रो हुई बाद में। और आखिर में जो 10वीं चीज मुझे लगता है कि कहना चाहिए कि वो है इस फिल्म की फीलिंग, जो आग, जो चिता की आग जल रही है इस फिल्म में, वो आग धीरे धीरे सुलगती रही है 10 साल तक हम सब के अंदर। दुष्यंत कुमार की एक गजल है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं हो मगर जलनी चाहिए।